पैशन एक ऐसी बात है जिसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। तो मुझे लगता है कि कीमत चुकाने की भी एक तैयारी चाहिए आदमी की। लेकिन एक है कि अभी पैशन और प्रोफेशन, अगर आपका प्रोफेशन ही आपका पैशन है, दैट इज वेल एंड गुड। अगर आपका प्रोफेशन अलग है, पैशन अलग है, तो एटलीस्ट प्रोफेशन करते करते पैशन को थोड़ा समय दीजिए। नॉलेज और विजडम, नॉलेज से भी ऊपर की स्टेज है विजडम। तो ये नॉलेज और विजडम जो चीजें हैं वो युगों तक रहेगी। तजुर्बा जिसके पास है वो इंफॉर्मेशन से कई गुना बड़ी चीज है सर। जब हम हमारा अस्तित्व बड़ा मजबूत तरीके से कहीं पे इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उस स्थिति में हम सबसे ज्यादा थक जाते हैं। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। बहुत बढ़िया। फासिला फासिला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाकर बढ़ा कर देखो। नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में आज आलाप काशीकर जो अमरावती के फिलहाल पुणे में इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं और बहुत अच्छे गजल गायक, फिलोसोफर और चिंतन करते हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि आदमी को खुश रहने के लिए क्या है, क्योंकि जिंदगी में हर व्यक्ति खुश होने की कोशिश करता है, लेकिन वह मकाम वह हासिल नहीं कर पाता। क्या कमी उसमें रह जाती है, क्या बाकी व्यवस्था है उसे इस मुकाम पर पहुंचने के लिए अड़थला निर्माण करती है, या उसके अंदर की कोई बात है जिसके कारण वो खुश नहीं रह पाता। हर आदमी खुश रहने की कोशिश करता है। हालांकि मेरे साथ में परिमल खाबिया, ये हमारे यहाँ के पॉलिटिकल एनालिस्ट है, पॉलिटिकल जानकारी रखते हैं, और आपसे भी एक छोटी सी पहले गजल की दो लाइनों से शुरुआत हो जाए, कोई भी आपकी जो पसंद हो, फिर आगे पढ़ेंगे। जी, आपने जो पहले तो मैं आपके आभार व्यक्त करता हूँ, परिमल जी आपके भी आभार व्यक्त करता हूँ, चैनल के अपने आभार व्यक्त करता हूँ, सिटी न्यूज चैनल के। जो बात आपने छेड़ी कि इंसान को खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए या कैसा वो खुश रह सकता है, तो एक बड़ी अच्छी गजल निदा साहब ने लिखी थी। वो ऐसे है कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। बहुत बढ़िया। फासिला फासिला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाकर बढ़ा कर देखो। तो देखिए, बात यह है कि जिंदगी को देखने के लिए निदा साहब ने जैसे कहा कि आपको बाहर निकलना पड़ेगा और अपने दायरे से भी बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी विचारधारा से भी बाहर निकलना पड़ेगा, दूसरों के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा ताकि दूसरों के विचार भी समझने पड़ेंगे। लेकिन एक मैंने जो बेसिकली मैं हमेशा सोचता हूँ कि एक पैशन जो चीज है, जुनून, पैशन, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक जिंदगी है हमारी, इसका सबसे बड़ा मकसद क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पैशन को खोजना। मुझे लगता है जुनून ही तो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। हम कोई चीज पाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं मिलते तो आदमी दुखी हो जाता है। संतोष जहां मिले वहीं शांति मिलेगी। संतोष है ना सब चीज का मिल जाना जी, लेकिन जुनून के तो पीछे लगातार भागता रहना पड़ेगा, क्योंकि एक जुनून आप पूरा करो, दूसरा आके सामने आ जाएगा। नहीं, लेकिन एक है ना, पहली बात तो ऐसी है परिमल जी, जैसे कि मैं सोचता हूँ हॉबी और पैशन में एक डिफरेंस है। हॉबी एक ऐसी चीज है, अगर आप करेंगे वो तो आपको खुशी मिलेगी, अगर आपने नहीं किया तो भी आपका काम चल सकता है। पैशन एक ऐसी बात है जिसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, जैसे ऑक्सीजन जैसी बात चाहिए करने के लिए। हाँ, तो अभी बात ऐसी है कि जब आप किसी चीज के लिए पैशनेट है
तो उसके क्राइटेरियाज क्या है? पहला क्राइटेरिया ये है कि आप उस चीज को कितना भी समय उस चीज के साथ रहेंगे, समय कैसा गया है आपको पता नहीं चलेगा, थकान नहीं आएगी और आप उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकेंगे। जब आप ये बोलेंगे कि मैं इस चीज के लिए कोई भी चीज कॉस्ट जो है पे कर सकता हूँ, वो आपकी पैशन है। लेकिन अभी एक सवाल उसमें यह है कि हमारे एक छोटे से जीवन में हमें जो चीजें इंट्रोड्यूस होती है वो बड़ी सीमित है। अब मैं भारत में रह रहा हूँ या फिर अमरावती में रह रहा हूँ या फिर पुणे में रह रहा हूँ, अब मुझे ये नहीं पता, जैसे कि मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ, चेस खेलता हूँ, अब मुझे इतने गेम्स पता है जो मेरे सामने आए, अब उसमें से जो मुझे बहुत अच्छा लगा मैं उसके साथ जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, वो मेरी पैशन मैं आज बोल सकता हूँ। सो पैशन के साथ रहना ये सबसे बड़ा रिलीफ है, मुझे ऐसा लगता है। और इंसान खुश तभी रह सकता है जब वो अपने पैशन के साथ रहेगा। अगर वो अपने दिल के खिलाफ काम करेगा, अब हर कोई कर ही रहा है, कॉम्प्रोमाइजेस कर ही रहा है, जिंदगी चलानी है, घर चलाना है, खर्चे करने हैं, तो कोई ना कोई तो काम कर ही रहा आदमी, वो उसके मन के हिसाब से है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो बैलेंस कैसे कर सकता है? सो ही कैन परस्यू हिज पैशन। तो मुझे लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यह है कि आज के जो मटेरियलिस्टिक एरा में एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर्स बहुत बढ़ गए सर। अच्छा, वो प्रेशर्स मेरे खुद के नहीं है, सोसाइटी ने इम्पोज किए, स्टेटस के इम्पोज किए, तो सोसाइटी ने इम्पोज किया, हमने उसको शिरोधार्य कर हमने उसको खुद के ऊपर ले लिया जी। अब मेरे नेबर के पास कार है तो मुझे लगता है मेरे पास होनी चाहिए। अब नेबर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ। हाँ, मेरे घर के लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिक्कत वही है कि आपने जैसे कहा कि पैशनेट होना चाहिए। वी आर पैशनेट नॉट फॉर अवर अस, हम दूसरों की बढ़ती हुई देख के जेलसी से पैशनेट होते हैं। हमें उसने अगर 10 लाख की गाड़ी ली तो वी वांट हम 15 लाख की लेंगे। क्या ये ह्यूमैनिटी का रास जो हम कह सकते हैं कि इंसानियत जो खोती जा रही है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है? कहीं क्या लगता है? ये भी कह सकते हैं कि पड़ोस से सीख हुई है, इसलिए हम लोग दुखी हैं। नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड, वो तो उन्होंने आईडी की थी जी एक बार, पड़ोसियों की जलन उड़ी लगी आया था। नहीं, लेकिन मुझे एक ये भी लगता है रेस्टलेसनेस काफी बढ़ गया है। एक शॉर्टकट, जल्दी से कुछ पाने की कोशिश। जैसे कि अभी शादियों की भी बात अगर हम करें तो बच्चा 25 साल का रहता है, लेकिन सामने वाले लोग उसको पूछते हैं तुम्हारे खुद का फ्लैट है क्या, डिपॉजिट कितना है, ये कितना है, अभी उसकी शुरुआत हो रही है जिंदगी की। आपने 58 साल के जब हुए तब आपने घर बांधा था। सो ये जो सब प्रेशराइज है, ये पीयर प्रेशर, इसके कारण भी आदमी काफी रेस्टलेस है। लेकिन जब मैं पैशन की बात कर रहा हूँ, जैसे विंसेंट वैन गॉग की बात हम करते हैं, बड़ा चित्रकार था हॉलैंड का, यस, उसने वो भूखा रहा लेकिन वो अपना पेंटिंग का काम करता रहा। जब वो मर गया ना, तब उसका एक भी पेंटिंग बेचा नहीं गया था। उसका ही बड़ा भाई था थियो ने उसका एक पेंटिंग खरीदा था उसको सेटिस्फैक्शन देने के लिए। लेकिन विंसेंट वैन गॉग उसमें अपना खून पसीना पूरा जिगर डाल देता था, और बाद में जब वो मर गया उसके बाद उसका जो काम है बड़ा फेमस हो गया। लेकिन ही डिड इट लाइक एनीथिंग, वो उसका पैशन था, वो उसका क्रिएशन था। तो मुझे लगता है कि कीमत चुकाने की भी एक तैयारी चाहिए आदमी की। लेकिन एक है कि अभी पैशन और प्रोफेशन, अगर आपका प्रोफेशन ही आपका पैशन है, दैट इज वेल एंड गुड। अगर आपका प्रोफेशन अलग है, पैशन अलग है, तो एटलीस्ट प्रोफेशन करते करते पैशन को थोड़ा समय दीजिए जी, दैट वी कैन डू। एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रखिए। और नंबर 2, यानी मेरी क्षमता क्या है, मेरी आय क्या है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन बहुत जरूरी करना आवश्यक है। हम अपने असेसमेंट से ताकत से ज्यादा किसी चीज को पाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हम फिर मुंह के बल भी गिर सकते हैं। दूसरा, आज के जो हम युवा वर्ग कहते हैं, जो यानी आज युवा हो गया, करीब समझो 20-22 साल 25 साल 30 साल वाला होता है, हमने देखा कि आज से 20 साल 25 साल पहले हमारी युवा पीढ़ी के बाद में जो पीढ़ी आई है, यह सारी पीढ़ी पर माँ बाप का इतना प्रेशर है कि आपको ये बनना, ये करना, उसके लिए सारी चीज वो हासिल करके दे दे। इनके पास में फेलोर नाम की चीज नहीं है, इनको फेल होने का अनुभव नहीं हुआ। जब ये जिंदगी में जाते हैं, एक कहीं जॉब में, कहीं शादी के इसमें, जहाँ इनको कहीं एडजस्टमेंट की बात आती, कहीं झुकना पड़ता है, इनको फेल की आदत नहीं है। अच्छी क्लास मिली, अच्छा ट्यूशन मिली, अच्छे मार्क्स मिले, अच्छी नौकरी, जहाँ कभी सहन करना है तो ये आदमी सहन करता नहीं। कहीं हमने देखा कि सडनली अचानक कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, कोई को हार्ट अटैक आ जाता है, युवा पीढ़ी में पूरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है। तो क्या ये फेल होने का जो हम एक पास का टैग बार बार सफलता का लगा रहे, ये भी फ्यूचर के लिए नुकसान नहीं लगता आपको? बिल्कुल बिल्कुल है। अब देखिए सर,
बहुत बार ऐसा दिख रहा है कि मटेरियल तो हर जगह है, हर किसी के पास है। जो सो कॉल्ड सक्सेस है, जो सोसाइटी में चाहिए, वो भी हर किसी के पास दिखता है, बहुत लोगों के पास दिखता है। इसके बाद भी लोग काउंसलर्स की तरफ जाते हैं, साइकेट्रिस्ट की तरफ जाते हैं। मुझे आप बताइए कि दिस इज वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी। जब आपके पास सो कॉल्ड सक्सेस है, जब आपके पास सो कॉल्ड मटेरियल है, तो फिर आप साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जा रहे हैं? और ये शायद प्रमाण 10 नहीं, और उसमें मेरा क्वेश्चन साला जी ऐसा है, जैसे आपने कहा कि सक्सेस क्या मौजूदा वक्त में सक्सेस यानी मेकिंग मनी सक्सेस है, या सक्सेस का मायने क्या, सक्सेस का मायने क्या होना चाहिए? जैसे आपने कहा कि जो सक्सेसफुल बंदा है उसको भी जाना पड़ रहा है साइकियाट्रिस्ट के पास, क्यों? क्योंकि वो सक्सेस बाय मनी है, बट नॉट बाय माइंड। तो उसके लिए कैसा कि क्या पैसा ही सब कुछ है, या पैसा ही सक्सेस का ये? नहीं, मैंने इसीलिए ना वो सो कॉल्ड सक्सेस बोला, दैट इज सूडो सक्सेस। वो जो सक्सेस है वो झूठ है, वो एक आभास है, वो सक्सेस नहीं है। वो सक्सेस जो बोल रहा है वो सोसाइटी के नॉर्म्स कंप्लीट कर रहा है। मुझे घर है, मेरे पास गाड़ी है, ये सक्सेस जो है वो आवश्यकता है उसकी खुद का जो इनर सक्सेस है, जो वो उसे तो कहीं लुप्त हो गया है, वो नहीं है। हाँ। अब ये मशक्कत करते करते जो उसका अंतर संघर्ष चल रहा है, अंतर विरोध अंदर, वो अंतर विरोध उसको खाते जा रहा है। अब वो इसलिए अभी साइकियाट्रिस्ट की तरफ जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब आप, क्योंकि अभी देखिए सर, अभी जो साइकियाट्रिस्ट की जितनी संख्या बढ़ी है, काउंसलर्स की संख्या, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे काउंसलर्स की तरफ जा रहे हैं। हमारे वक्त में मैंने ये नाम सुना नहीं था, काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट, बहुत कम। नहीं, पहले या तो शायद हमारे वक्त ये कहा जाता था कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, भाई पागल है क्या जो जाना पड़ रहा है? एग्जैक्टली, क्या बात है। उसका कारण ये था कि पहले घर और परिवार देखिए संयुक्त परिवार हुआ करते थे। पहले संयुक्त परिवार में अगर माँ बाप चिल्ला रहे तो आपको चाची मामा चाचा कोई ना कोई आपको संभाल लेता था, शर्म भी रहती थी। हाँ। लेकिन अब ऐसा हो गया, एकल परिवार है, एक ही बच्चा, एक ही बच्ची, जो भी एक ही सिंगल है, उस पर उनके दुनिया भर का प्रेशर कि ये सक्सेस करना चाहिए क्योंकि इकलौता है, ये सक्सेस होगा, हम सक्सेस थे ये। तो ये जो कंपटीशन का भाव है, और वो कंपटीशन का भाव अपने बच्चों में जो नहीं, कई बार होता है बच्चा उस लेवल का नहीं है पढ़ाई में, लेकिन माँ बाप का प्रेशर और समाज का, सो कॉल्ड समाज का प्रेशर कि नहीं आपको करना ही है, अन्यथा, तो उसमें कई बच्चे सुसाइड के तरफ और कुछ गलत ड्रग्स ओवरडोज या ड्रग्स की जो ये कारण क्या है, ये क्या इसका सबसे बड़ा कारण हम बहुत ओवर प्रेशराइज करते हैं बच्चों को। ये तो क्लियर ही बात है कि हम बड़े मटेरियलिस्टिक हो गए, एम्बिशियस हो गए। अब मैं इसका, आपने जो बात कही, बहुत अच्छी बात की आपने परिमल जी, उसका उदाहरण मैं शादियों के बारे में देता हूँ। अभी हम लोग समाजशास्त्र की भी बात कर रहे हैं, मानस शास्त्र की भी बात कर रहे हैं, समाज की भी बात कर रहे हैं। शादियों में ऐसी स्थितियां मैंने अभी जो देखा कुछ वहां पे, अमरावती की लड़कियां पूना में जो लड़के हैं उनसे ही शादी करना चाहती है। सही है। बिग सिटीज में, मुंबई पुणे जैसे, बिल्कुल। ग्रामीण इलाके की लड़कियां भी अमरावती में आना नहीं चाहती, वो भी पुणे जाना चाहती। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस पूरा करने के लिए किसी को तो भी आप पकड़ रहे हैं, फिर उसका इनकम आप देखेंगे, उसकी क्षमता नहीं है उतनी। तो ये सब जो रेस्टलेसनेस जो क्रिएट हो रहा है, प्रेशर्स का, उसके कारण ये सब जो हो रहा है। आप बात करें आपने कि कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, लोग साइकियाट्रिस्ट की तरफ जा रहे हैं, बीपी डायबिटीज ये सब चीजें लग गई है। तो इसका रीजन ये है, ये बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया सबकी तरफ एक्सपेक्टेशंस का, और ये एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं। तो मुझे ये लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन करना सोसाइटी का काम है, लेकिन हमने कैसे बर्ताव करना ये हमारी सोच है। हमने उसको कितना लेना और कितना नहीं लेना। जहाँ 10 लोग स्पीड से चल रहे हैं, हम कहेंगे कि हम हमारी स्पीड से जाएंगे तो उनके साथ में चल ही नहीं पाएंगे, हम तो अलग हो जाएंगे यानी वो पिछड़ जाएंगे। डिप्रेशन कैसे भी आएगा? आप कंपटीशन में भी डिप्रेशन आ रहा है, साथ में अपने मन से चलने में भी डिप्रेशन आ रहा है। ये सारी चीजें कहीं तो भी सारी सिस्टम, अब हम ये भी नहीं कह सकते माँ बाप दोषी, उन्होंने अपेक्षा की, सब अपेक्षा कर रहे हैं, उस लड़के का भी गलत नहीं क्योंकि सब कर रहे तो मुझे भी करना है। सारी सिस्टम, समाज भी ये चाह रहा, प्लस सरकार भी ये चाह रही है कि इतना से सारा बोझा, यानी आप 3 साल के नहीं होते मासिक किताबों का बोझा आपके बचपन खत्म कर नहीं, वही अभी सरकार ने नया नहीं 6 साल से पहले, अब आप स्कूलों में नहीं पढ़ते, ये सरकार धीरे जो अभी एक नया नियम आया, लेकिन उसके बाद भी माँ बाप 3 साल का हुआ नहीं तो प्ले हाउस डाल देंगे। यानी या तो कामकाजी माँ बाप है, एक तो वो चाहते कि भाई जितने हो सके बच्चा वहां रहे तो उनके काम का, तो माँ बाप है उसके साथ में भी, लेकिन वही है दूसरे का बच्चा 3 साल का पूरा ABCD बोल दे रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं? हाँ, यही कह रहे कंपटीशन का भाव। एक्चुअली माँ बाप की अपेक्षा है, हमारे टाइम पे थी माँ बाप के पता ही नहीं था कहाँ पढ़ते थे,
कौन सी क्लास में पढ़े, पास हुए नहीं हुए, कभी हमारे इस टाइप की जो भी आप बैठे माँ बाप ने छोड़ दिया पढ़ लो, लेकिन अब पूरे माँ बाप उसके प्रति ये टाइम नहीं दे रहे। लेकिन स्कूल में क्या है, स्कूल में बुलाएंगे, मीटिंग में चल जाएंगे, उसको टाइम नहीं दे रहे। लेकिन कहीं जाना है, ये है, बच्चे ने बोला कर देना, हर चीज आज पैसों से पूरी कर दे रहे। अटैचमेंट जो फिजिकली चाहिए वो ना, आजकल नौकरों के साथ में अटैचमेंट रहता है, पूरा पूरा जो जा रहा है उसके साथ में रहता है। हमने देखा है कि 15-16 साल के बच्चे बाहर फिजिकल रिलेशन में सारे जो एज नहीं है, अभी बहुत बड़ा कांड पड़ा निकलना। एक व्यक्ति ने बता रहे, हमारे पास तो आगे 10-12 लोग हैं, 180 महिलाओं से, लड़कियों से उसने संपर्क बनाकर उसको मात्र 19 साल का लड़का। 180 का आंकड़ा हमको कहीं जस्टिफाई नहीं हो रहा। एक लड़की पटाने में मुझे लगता है महीने भर की मशक्कत कम से कम लगेगी आपको। 18-19 साल का लड़का 180 लड़की, लेकिन समाज ने इतना वायरल कर दिया ये पूरा का पूरा, उसको पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में इसकी राष्ट्रीय चैनल पर बात चालू है। तो यह भी एक कि खराब ने 100 के किया था, हमारे 180 का, ये भी एक समाज की एक बहुत ज्यादा एक उसके तरफ बढ़ जाना है, फैक्ट्स देखे नहीं देखे, ये भी कहीं ना कहीं गलत प्रचार नहीं, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ विलन्स को हीरो के रूप में देखने की जो प्रथा है ना, कि उससे 180 क्या, तो वो उसको अशेम्ड में नहीं देखे कि वो देखे कि हाउ करेजियस ही इज। जिस तरीके की भावना ये हम लोगों ने समाज ऐसा निर्माण कर दिया है कि यह अच्छे बुरे का भाव खत्म हो गया है। सर मुझे एक लगता है कि देखिए, एक हिपोक्रेसी है हमारे सोसाइटी में। क्या होता है हिपोक्रेसी? जिसको हम बोलते हैं कि भाई एक झूठ है, एक जो मास्क हमने पहना, एक नकाब हमने जो ओढ़ा हुआ है, वो झूठ है। हिपोक्रेसी यानी क्या कि जैसे सेक्सुअलिटी, दैट इज वेरी बेसिक नीड ऑफ द पर्सन। हमने पहले उसके ऊपर दमन किया, हमने उसके ऊपर डिस्कशन अवॉइड किए। बाद में अभी क्या हुआ कि अभी ये मोबाइल आ गया, पोर्नोग्राफी, सब चीजें ओपन हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली इज द बेसिक यूनिट। डेफिनेटली हमने एक विश्वास के साथ बच्चों के साथ संवाद, जो आपने बोली अच्छी बात कही आपने, कि संवाद जो है वो छूट गया। अच्छा, संवाद करते वक्त भी पेरेंट्स की मैच्योरिटी लेवल की नहीं है कि भाई किस तरीके का संवाद किए। पहले ऐसी थी बातें कि हर कोई किताब पढ़ता था, बड़ों की बात सुनता था। नगर वाचनालय में मुझे याद है सर परिमल जी की व्याख्यान माला होती थी, पूरा हॉल भरा रहता था, हम लोग बाहर खड़े रहते। नगर वाचनालय बंद हो गया। तो मुझे ये लगता है ना कि संवाद छूट गया, पहली बात तो ये। दूसरी बात है ना, हम लोग जो हमारा जो देश है वो पहले की जो प्राचीन परंपरा, उसमें जो भी कुछ बहुत हमारे पास बहुत कुछ अच्छी चीजें थी, समझो हमारे पास बहुत, वी वर रिच दैट टाइम, ये भी हम मान लेंगे। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि आफ्टर हमारा गेटिंग फ्रीडम इन 1947, हम लोग ऐसी स्थिति में से जा रहे हैं कि जिसमें पॉवर्टी, स्कार्सिटी हमने देखी। लेकिन एक चीज है, 1947 के बाद जब पॉवर्टी, स्कार्सिटी भी थी, तब सेटिस्फैक्शन भी साथ में था। जी बिल्कुल सही। उस वक्त शायद हमारी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं होती थी, फिर भी लोग पीपल वर सेटिस्फाइड। आज हमें बहुत कुछ अवेलेबल है, फिर भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन मैं भी अभी जापान में गया था, आप यूरोप में कहीं पे भी जाइए, वहां पे उन लोगों ने मटेरियल देख लिया सर। अब उन्होंने मटेरियल देख लिया, उन्होंने सेक्सुअलिटी देख ली, उन्होंने ओपन रिलेशंस देख लिए, ओपन सोसाइटी देख ली। जी, नाउ हमारी ये जो सोसाइटी है ना, दैट इज नॉट इट ओपन नॉट क्लोज, वो अर्धवट, हम बीच में अटके हुए हैं। अब ये बीच की स्थिति जो होती है ना, इसमें एक विकृति होती है। दिस इज अ ट्रांजिशन फेज फॉर आवर सोसाइटी। ये ट्रांजिशन है सर हमारा। ये ट्रांजिशन जो है ना, और 50-100 साल के बाद हम लोग उस स्थिति में आ जाएंगे जब हमें किसी चीज के बारे में ऐसा, ये विकृति जो है कम हो जाएगी। नाउ वी आर ओपनिंग। तो मुझे लगता है, मैंने जब इवन जापान में गया, इतना रिच कंट्री है, मगर दे आर मैट फिनिश पीपल। वहां पे ग्लॉसी कुछ नहीं है। अमीर से अमीर आदमी अपना सीधा पैदल निकलेगा, लोकल पकड़ेगा। ऐसा देश है जो हमारे देश को टेक्नोलॉजी भी देता है, बड़ा कर्जा भी देता है, मगर दे आर वेरी सिंपल पीपल, वेरी सिंपल। कुछ उनका है नहीं। जहां पे मटेरियल की शुरुआत हो जाती है, मटेरियल एज की, वहां पे ना सब जगमगाहट दिखते हैं। जहां पे जिसने मटेरियल देख लिया सर, हाँ, जिसने वो चीज की अनुभूति पाली, उसके लिए कोई गुजर गया। जिसने पूरा देख लिया, एम्पल देख लिया, उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी, वो फिर से सिंप्लिसिटी की तरफ जाएगा। तो ये अभी नाउ वी आर इन अ ट्रांजिशन फेज, आवर सोसाइटी इज गोइंग थ्रू दैट। तो मुझे लगता है मैच्योरिटी आने, और एक मैं ये भी बताता हूँ, ट्रांजिशन फेज में जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो होते ही है।
ये एक्सीडेंट्स हमें देखने ही पड़ेंगे, उसमें से हमें जाना ही पड़ेगा, लेकिन हमें सत्य भी स्वीकारना पड़ेगा कि जिंदगी की ये सब जो बेसिक चीजें हैं उसके ऊपर वी शुड स्टार्ट ओपन डिबेट ऑन दैट। फैमिली में चर्चा होनी ही चाहिए। अगर ये सब नहीं होता है तो ये इस तरीके से जाएगा। तो अब क्या आपका क्या सुझाव रहेगा इसमें कि हमने जो हम अभी यहाँ दमन करते हैं, जहाँ आधा खुला रहता है, ये करते हैं, जिसमें खरतवाड़ा का बताया, खरात का प्रकरण, बहुत 2 बड़े प्रकरण और छोटे मोटे अभी यानी ये असॉल्ट्स काफी होते जा रहे हैं। यानी हो सकता उनके लिए रूटीन का रोज का रोजाना का काम होगा, लेकिन जब ये चीजें पब्लिकली पब्लिश हो जाती है तो क्राइम बन जाता है। नहीं, एक चीज है जब सर, तक यदि नहीं पकड़े जाए तो वो नहीं सक्सेस नहीं, ये तो है, देखिए कि जो लोग जो खरात ने किया, जो सोसाइटी में दिख रहा रिफ्लेक्शन, मुझे लगता है वो रिफ्लेक्शन सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। मैं आई एम एग्नोस्टिक पर्सन। एग्नोस्टिक मीन्स आई विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट एविडेंस एंड एट द सेम टाइम आई विल नॉट डिनाई आल्सो। मैं नकारूंगा भी नहीं और मैं स्वीकारूंगा भी नहीं। मुझे लगता है कि लस्ट ग्रीड और फियर, लस्ट और फियर, हमारी जो क्या बोलते हैं लस्ट, हाव जो है, बहुत ज्यादा हमारी इच्छा, अपेक्षा है। अपने हाव लस्ट ग्रीड, लस्ट हमारी जो हवस, जो हवस है, हवस, जो हवस है, और फियर, डर है, और ये लालच। हवस और फियर, इसके भरोसे पे ये सब टेम्पल्स, ये बाबा, ये सब टिके हुए हैं। जिस दिन ये हवस कम होगी हमारी, मटेरियल मिलाने की, कोई पद मिलाने की, कोई पॉलिटिकल पोजीशन मिलाने की, ये हवस कम होगी, और जिस दिन हमारे दिल से डर कम होगा कि यार मैंने ये पूजा नहीं की, इस मंदिर का दर्शन नहीं लिया तो मेरा कुछ खराब होगा, भगवान मेरा कुछ कम कर देगा, या फिर मैं डर के कारण किसी के पास जा रहा कुछ गवाने के, तो ये ना हम सरेंडर हो रहे हैं सर। और वो सरेंडर जो है वो किस प्योर स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं हो रहे, नहीं, वो जस्ट फॉर हमारे फियर और लस्ट के लिए हो रहे हैं। और इसका फायदा लेने के लिए ये सब लोग बैठे हैं। ये जो फाउंडेशन है ना लस्ट और फियर का, ये जब तक इस सोसाइटी में है तब तक ऐसे हजारों खरात और बहुत सारे लोग हमेशा मिलेंगे। अब मेरा ये सवाल था बच्चों के बारे में, एक तो पेरेंट्स की खुद की विचारों की दिशा नहीं है, उनको खुद समझना पड़ेगा कि भाई जिंदगी क्या है, रेस क्या है, सक्सेस क्या है, ये डेफिनेशंस, और उनका खुद का उन्होंने यानी पेरेंट्स का ही खुद का क्लास लेना चाहिए। पहले ये स्थिति है आज की। और फिर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा समय अपने बच्चों के, पहले क्या होता था, नाना नानी, आपने सही बोला, जॉइंट फैमिली थी, दादा दादी सब रहते थे घर में, उनका एक तजुर्बा था उन लोगों का, और उनको जब कोई चीज खटकती थी वो तुरंत बोलते थे अरे यार ये गलत हो रहा है। अभी तो कोई नहीं, हर कोई स्वतंत्र हो गया और हर कोई सही है, हर कोई सही है, गलत सुनने की किसी बात नहीं। अब ऐसा है कि आपके पास दादा दादी नहीं, नाना नानी नहीं है, आप पेरेंट्स हैं, आपको बताना है, और आप खुद इतने इमेच्योर हो कि आप क्या उस बच्चे को बोलोगे कि वो अपने आप को इस दुनिया में अपने आप को सरवाइव कर सके। सही बात। ऐसे इतने भ्रमित है माँ बाप, क्योंकि क्या होता है आज जो टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या इमेच्योरिटी है, हर चीज अवेलेबल आपको मोबाइल पे है, तो माँ बाप को लगता है कहीं भी इनके ज्ञान में हम कम पड़ रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले माँ बाप को समझे नहीं समझे, माँ बाप की आंखें काफी होती, लेकिन क्या होता था, एक चीज है ना, नीम हकीम खतराए जान, बस वैसे आजकल के पेरेंट्स हो गए। हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है। कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है तो पहले देखता है कि इसमें कंटेंट क्या है, वही कंटेंट ना समझे, लेकिन उसको समझ लेता है। आजकल डॉक्टर्स के भी प्रिस्क्रिप्शन, पहले कभी डॉक्टर पे शक नहीं करते थे, डॉक्टर भगवान का रूप होता था, परिवार का मेंबर होता था, सलाहकार होता था डॉक्टर, कि भाई कहीं भी अपना मेहमान आता डॉक्टर साहब को बोलते, डॉक्टर साहब क्या बोलते, ये पद था डॉक्टर का। लेकिन आज उसको भी चैलेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि आज ज्ञान इतना ज्यादा हो गया कि 10वीं का बच्चा, 8वीं का बच्चा, 7वीं का बच्चा भी जानता है कि मेरा ये इसमें जानकारी क्या है। और माँ बाप आज लंबी गैप के पीछे पड़े, एक गैप दिखती है, उनको लगता है, उन्होंने खुद भी मान लिया कि हम आधुनिक युग से नहीं लड़ सकते। तो माँ बाप को ट्रेन करने की जरूरत है या बच्चों को समझने? नहीं सर, एक पहले मैं थोड़ा सा एक चीज के लिए थोड़ा डिफर हूँ, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क है। अभी जो फ्लोट हो रहा है वो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन को कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि वो आज है, नेक्स्ट मोमेंट में वो खत्म हो गया, आउटडेटेड हो गया। नॉलेज और विजडम, नॉलेज से भी ऊपर की स्टेज है विजडम। तो ये नॉलेज और विजडम जो चीजें है ना, वो युगों तक रहेगी। जैसे कि सोक्रेटिस ने ग्रीस में एक बात अच्छी कही थी उस वक्त, 2500 साल पहले,
वो ये बोलता था कि मैं इतना ही जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, इसीलिए मैं सबसे ज्ञानी हूं। सही क्योंकि एथेंस में यही हुआ था कि एक दिन किसी ने कहा कि सोक्रेटिस एथेंस का सबसे ज्ञानी आदमी है। अब देखिए सोक्रेटिस की स्थिति क्या थी कि सोक्रेटिस हर शब्द के ऊपर चर्चा करता था, सोचता था। जैसे आपने मुझे कहा, आपने कहा कि सत्य, तो वो बोलेगा सत्य सर, परिमल सर सत्य क्या है? आपने कहा ज्ञान, वो बोलेगा सर ज्ञान क्या है? आपने कहा शासन, वो बोलेगा सर शासन क्या है? और हम ऐसे बहुत सारे शब्द जो हर रोज इस्तेमाल करते हैं लेकिन जिसके ऊपर कभी चिंतन नहीं करते, ऐसे शब्दों के ऊपर खड़ा रह के वो हमें सोचने के लिए बाध्य करता था कि इसका अर्थ क्या है। अब जिस क्षण सोक्रेटिस वो मोहल्ले में जाता, जिस दिन किसी ने एथेंस में कहा कि सोक्रेटिस सबसे ज्ञानी है, तो सोक्रेटिस बड़ा चिंता में गिर गया। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मैं सोक्रेटिस की जगह होता और किसी ने मुझे कहा होता कि अल्लाह ज्ञानी है, तो मैं जाता अपने भोला हलवाई जी के यहाँ पे पेड़े लेके सबको बांट देता, क्योंकि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। लेकिन सोक्रेटिस ऐसा नहीं था। जब किसी ने कहा कि सोक्रेटिस सबसे ज्ञानी है, तो सोक्रेटिस चिंता में गिरा। फिर वो उसने क्या किया सर? What I am talking, this is the reflection of the society even today also. सोक्रेटिस गया धार्मिक लोगों की तरफ, मुल्ला मौलवी पंडित ये वो सब तरफ, फादर प्रीस्ट एंड ऑल, सब उनसे बात की, तो उसको लगा कि यार इनके पास तो बड़ा अहंकार है और वो तो अपने धर्म के माध्यम से कम्युनिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं। देयर इंटेंशन इज रॉन्ग, इंटेंशन इज रॉन्ग। फिर वो गए, एक्चुअल जो शिक्षक थे उनके पास, वो भी अपने अहंकार में थे। पॉलिटिशियंस के पास गए, उनका तो एजेंडा अलग था। सोक्रेटिस घर पे आके बैठ गया और बड़ा निराश था, मुझे क्यों ज्ञानी कहा? तभी उसके दिमाग में एक चीज आ गई और वो बड़ा खुश हो गया। वो बोला कि पूरे एथेंस में शायद मुझे अकेले को ये पता है कि मैं सबसे अज्ञानी हूं, इसलिए मैं सबसे ज्ञानी हूं। बाकी लोगों को ये पता ही नहीं कि वो अज्ञानी है। अपने को कुछ सीखना चाहिए। हर कोई ये समझता है कि भाई मुझे सब कुछ आ गया, हाँ मैं अपने फील्ड का एक्सपर्ट हूँ। अब एक फील्ड की बात करेंगे, एक फील्ड की छोटी सी ब्रांच की बात करें तो वो सागर है। अब जिंदगी चली जाती है, अब हम म्यूजिक की बात करते हैं। कितने बड़े बड़े लोग, भीमसेन जोशी साहब, किशोरी आमोणकर जी। अब इन लोगों के पास मैं जब किशोरी आमोणकर जी से मिला, उनके घर पे गया, तो मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे कम से कम, मेरी उम्र इतनी नहीं है, उतने साल मैंने 40-50 साल जब मैं संगीत की साधना करूंगा, तब उनके घर जाकर मैं झाड़ू मारने के काबिल होऊंगा। झाड़ू मारने के काबिल होगा जब मैं 40-50 सालों काम करूंगा। तो इतने बड़े लोग एक एक क्षेत्र में हैं, तो एक ज्ञान का अहंकार आता क्यों है? तो ज्ञान और इंफॉर्मेशन, आपने जो कहा कि पेरेंट्स जो है उनमें एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो गया कि भाई हम बच्चे से पीछे नहीं है। तजुर्बा जिसके पास है वो इंफॉर्मेशन से कई गुना बड़ी चीज है सर। तजुर्बा आपको हर चीज में सही गलत का आपको वो चीज देता है कि आपका अगर तजुर्बा सही है तो यदि आप देखे दिखावे तजुर्बे पे हो तो फिर वह भी आपके लिए घातक ही रहेगा। सही बात। क्योंकि इस समय जो मैंने मौजूदा परिस्थिति देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक रेस में दौड़ रहे हैं हर कोई, यानी इवन बच्चे, माँ बाप, हम उससे हम लोग भी अछूते नहीं है। हम एक रेस में दौड़ रहे हैं, पता नहीं वो रेस अंतहीन है, एंडलेस है, और हम दौड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों दौड़ रहे हैं, बस क्योंकि दूसरा दौड़ रहा है। भाई मैं पीछे न रहूं, वो कहाँ जाएगा नोबडी नोज, बट हम कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता, बस दौड़ना है। तो ये जो भाव है, ये भाव क्या कहीं ना, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये इंसानियत के साथ साथ जो मौजूदा परिवेश के लिए भी, दमन के लिए ये बहुत बड़ा कारण है। कारण बिल्कुल है सर। मैं एक आपको बात बताता हूँ, साइकोलॉजिकल ये बात है। जब हम हमारा अस्तित्व बड़ा मजबूत तरीके से कहीं पे इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उस स्थिति में हम सबसे ज्यादा थक जाते हैं, क्योंकि अस्तित्व जो है हमारा प्रभाव निर्माण करने की कोशिश, यही खुद एक कृत्रिम भाव है। और निष्ठा के साथ रहना, अपनी निष्ठा ही पता नहीं है। इतने सारे कुछ मास्क, इतने सारे कुछ प्रभाव हमारे ऊपर है कि वो निष्ठा के पास पहुंचता ही नहीं। आदमी रेस्टलेस हो जाता, फ्रस्ट्रेट हो जाता, नर्वस हो जाता। तो इसीलिए ना, जैसे कि वो लाओत्से की बात थी, तो लाओत्से भी यही कहता था कि भाई देखो, मैं जब बच्चा था तब मैं अज्ञानी था, तो बहुत जोर जोर से रोता था और मेरे अस्तित्व के बारे में सबको जानकारी देता था कि मैं हूं। अब मैं अगर थोड़ा कुछ सीखा हूं, तो अब मैं यहाँ से ऐसा चला जाऊं कि जैसे पक्षी आकाश में चले जाते हैं और उनके पैरों के निशान नहीं मिलते। क्या आज भी मैं वैसे चिल्लाता रहूं? क्या आज भी मैं मेरे पोस्टर्स लगाते रहूं?
कि आज भी मैं लोगों को बताते जाऊं कि भाई मैं कुछ हूं। ये मैं कुछ हूं ये बताने की कोशिश में आदमी इतना थक जाता, फ्रस्ट्रेट हो जाता, आखिर में थक ही जाता है। और फिर क्या होता कि रास्ते से कोई जाता, कोई पहचान नहीं बताता, एक आधा आदमी वो चीज लेके वो पूरा दिन खराब कर लेता। ये सब चीजें क्या है सर? नहीं, इसका तो सबसे ज्वलंत उदाहरण अगर देखेंगे फेसबुक, जितने भी सोशल मीडियाज है, आप देखें ये लाइक और सब्सक्राइब हाँ, का जो ये खेल है, खेल। मैं इसको इसलिए खेल कहता हूँ, आप एक उस दुनिया में हैं, आप उस शाश्वत दुनिया में नहीं है, आप एक डिजिटल दुनिया में है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। बट आपको सिर्फ मेरे को 50,000 व्यू मिल गए। मैंने सुने हैं कई ऐसे केसेस कि लड़कियों ने आत्महत्या की, क्यों? उसे लाइक्स नहीं मिले, उसे अरे, लाइक्स हिट नहीं हुए। मैं वही कह रहा हूँ, हम इतनी थोती दुनिया में, इतनी यानी उस दुनिया में शायद जिसमें लाइक्स के कारण लोग सही जिंदा और बात, मर रहे हैं। सही बात। तो इससे बड़ी क्या हमारे लिए शर्म की बात होनी शर्म नहीं की कि हम उस समाज का हिस्सा है, या। जिस समाज को यही नहीं पता कि लाइक्स के भरोसे जिंदगी नहीं जी जा नहीं जी सकती। सकते। आप एक डिजिटल लाइफ नहीं, आपको धरातल पे उतर के काम करना है, धरातल पे उतर के अपनी पहचान बनानी है। सही बात। डिजिटल पहचान आपके काम में नहीं है। नहीं है। ये थे हमारे साथ में आलात काशिक है, जिससे हमारी फैमिली चर्चा कर रही थी। आज का परिवार किस ओर जा रहा है, युवा पीढ़ी किस ओर जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद में जानेंगे कि आज का जो अभी परिमल ने मुद्दा किया कि सोशल मीडिया का युवा पीढ़ी पर, हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रगति के लिए सही है या दमन में जा रहा है, चर्चा करेंगे आलात काशिक से। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, 2 मिनट में वापस। शहर की सच्चाई अब नहीं छुपेगी। सफाई व्यवस्था दावों में कितनी और जमीन पर कितनी। सिटी न्यूज लेकर आया है एक बड़ा अभियान। सिटी न्यूज द्वारा होगा हर प्रभाग का हेल्थ चेकअप, जहां हम करेंगे हर प्रभाग की गहराई से जांच। ग्राउंड जीरो से सच्चाई का खुलासा। गली गली डगर डगर होगी सिटी न्यूज की नजर। पूरे एक सप्ताह तक प्रभाग की छोटी मोटी हकीकत हम दिखाएंगे आपको। सप्ताह के अंत में सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में चर्चा। हमारा काम आरोप लगाना नहीं, समाधान ढूंढना है, लेकिन बिना आरोप के शायद समाधान भी ना मिले। देखते रहिए सिटी न्यूज और प्रभाग की रचनाओं के साथ में हमारा कार्य। नमस्कार। ब्रेक पे जाने से पहले परिमल ने बदला था माहौल सोशल मीडिया का कि सोशल मीडिया लाइक और सब्सक्राइब के कारण कई लोगों की जिंदगी बदली, कुछ की बन गई, कुछ की बिगड़ गई। ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्रभाव आज की युवा पीढ़ी पे छोड़ रहा है। परतवाड़ा का हाल ही का कांड सोशल मीडिया के कारण हुआ। सोशल मीडिया में यदि शायद फोटो हुआ वायरल नहीं होते तो इतना बड़ा कांड बाहर नहीं आता। ये कई दिनों से चलता और ऐसे कई कांड है जो सोशल मीडिया में अच्छे भी बुरे भी दोनों चल रहे हैं। इसका युवा पीढ़ी पे, आज के समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा और कितना सही है, इस पे कितने अंकुश लगाना जरूरी, जानते हैं आलात से। क्योंकि आलात सारी चीजों का चिंतन करते हैं, सोशल मीडिया का भी, समाज का भी, देश का भी और सारी परिस्थितियों का जानेंगे। आलात अभी जैसे चर्चा की थी सोशल मीडिया में लाइक और सब्सक्राइब का, जी। हर कोई, यानी हम ये नहीं कहते युवा पीढ़ी, यानी आपके मेरे एज के भी लोग जो है सारे सारे आज सोशल मीडिया से संबंधित है। सोशल मीडिया पे रोजाना ज्ञान पढ़ते रहता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलती है, ऐसा ज्ञान मिलता है कि जो बाहर नहीं देखने को मिलता। इस ज्ञान का क्या महत्व, जैसा आपने कहा ज्ञानी है क्या निकाला, तो इस ज्ञान का भी क्या महत्व है। पीढ़ी उसको मानती, हम ये नहीं कह सकते कि ये फालतू है, उस पे लोग फॉलो करते। कई लोगों ने सोशल मीडिया के करते करते सुसाइड तक कर जी। नहीं, एक बात ये है कि हर चीज के 2 पहलू है, फायदे भी है, नुकसान भी है। अब हम जैसे आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं, वो भी इस टेक्नोलॉजी से क्रिएट हुई। एआई जो है, रोबोटिक्स है, वो सब चीजें हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें फायदे की भी हुई, ह्यूमन नेचर, वैल्यू टू क्रिएशन भी बहुत है, बहुत अच्छा किया। लेकिन एक चीज है, कभी कभी क्या होता है कि कोई टूल अगर किसी इनमैच्योर्ड व्यक्ति के हाथ में चला गया, जैसे कि यूएसए में आपको एक अनुभव हमेशा मिलता होगा कि वहां पे सबके पास बंदूक है जी, और हम लोग हमेशा ये सुनते हैं कि कोई स्कूल में जाके किसी ने फायरिंग कर दिया, 15-16 बच्चे मर गए। अब वो जो टूल है ना, वो उस व्यक्ति के हाथ में जो इमैच्योर्ड है। सोशल मीडिया का जो टूल है, मैं आपको बताऊं कि आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे, किसी भी फिलोसोफर की बात करेंगे, कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे, तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप अगर क्लास 9th का मैथमेटिक्स आप पूछेंगे, वो तुरंत आपको बता देगा।
पहले ये एक्सेस नॉलेज के लिए नहीं था, इंफॉर्मेशन और नॉलेज भी बोल रहा हूं मैं, तो ये एक्सेस तो अभी है हमारे पास, लेकिन ये टूल का जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से हो रहा है, लेकिन इस टूल का इस्तेमाल अच्छे तरीके के लिए भी हो रहा है। बहुत सारे लोग उसमें मोटिवेशनल स्पीचेस जी, सुनते बिल्कुल। हैं, बहुत सारा कनेक्टिविटी बढ़ गई, वर्ल्ड वाइड लोग बिजनेस कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड लोगों ने ग्रुप्स क्रिएट किए, तो ये भी चीज है। बात यह है कि हमें इस सिलसिले में जो बच्चे हैं उनको ये समझाना पड़ेगा कि आप इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए कर रहे हो, किस चीज के लिए करना चाहिए। अब इसमें गवर्नमेंट का रोल जो है वो बड़ा लिमिटेड है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जब हम फ्री इकोनॉमी की, कैपिटलिज्म की बात करते हैं, तो एडम स्मिथ ने किताब लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन। तो फ्री इकोनॉमी का पहला चैप्टर ये है कि लेस गवर्नमेंट, उनका पहला क्राइटेरिया कि सरकार कोई अस्पताल नहीं चलाएगी, सरकार कोई स्कूल नहीं चलाएगी, सरकार सिर्फ दो ही चीजें करेगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। सरकार का इरविन हॉस्पिटल चलाना काम नहीं है, रेलवे चलाना सरकार का काम नहीं है, जिला परिषद की स्कूल चलाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम क्या है कि सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इतना सरकार का काम है। और वो भी क्यों सर? तो कैपिटलिज्म की एक खास बात ऐसी है कि कैपिटलिज्म वेल्थ क्रिएट करने में विश्वास रखता है, और अब उनका अगला ये सोच ये है कि इस वेल्थ की रक्षा कौन करेगा। ब्रिटिशर्स जब इधर आए तो एक कंपनी करके आए व्यापार करने के लिए, बाद में उन्होंने जब यहाँ पे व्यापार किया तब उन्होंने ये सोचा कि हमारे ये सब व्यापार को प्रोटेक्ट कौन करेगा, तो फिर पीछे, और उसके बाद फिर उन्होंने वो सब कब्जा करना शुरू। तो वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए वेल्थ ऑफ नेशन जो था उसका। तो अभी स्थिति है कि गवर्नमेंट डे बाय डे, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट हर जगह से खुद को बाहर निकाल रही है, दे आर डिसइन्वेस्टिंग, दे आर गोइंग बैक, हम सब कुछ वो आउटसोर्स कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई अभी चिंतन कर रहा है कि समाज की स्थिति पे कि फैमिली एज ए यूनिट स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन फैमिली एज ए यूनिट स्ट्रांग कब होगा? जब पेरेंट्स खुद वीक है और उनके पास सोच नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक बड़े पैमाने पे पेरेंट्स का काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और तभी बच्चों के ऊपर हम कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये स्थिति है। लेकिन एक मैंने जैसे आपको पहली बात कही कि हम लोग एक ट्रांजिशन फेज से जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी ओपन भी नहीं है, क्लोज भी नहीं है, तो हमारे इसमें ओपन चर्चा भी होनी चाहिए। मैं जैसे कि मैंने कहा सेक्सुअलिटी चर्चा होनी चाहिए, नहीं करते लोग, तो हमारे यहाँ पे दाम्भिकता भी बढ़ी है। अच्छा, जो लोग प्रवचन कर रहे हैं, जो लोग इधर मुल्ला मौलवी है, प्रीस्ट है, फादर है, ये है, तो वो उधर फादर लोग जो है वो उधर नन्स का शोषण कर रहे हैं। हमें कोई मठ में कोई अलग ही बात भी मिलती है, कोई इधर मुल्ला मौलवी के बारे में अलग ही बात खबर आती है, खबर। तो मुझे ये लग रहा है ना कि दिस इज हिपोक्रेटिक सोसाइटी। हमें खुले दिल से चिंतन करनी चाहिए, खुले दिल से सब चीजों पे बात करनी चाहिए, और पेरेंट्स को मजबूत करना चाहिए। आई थिंक सो। इसे अभी चर्चा करते सोशल मीडिया की बात, अभी एक बहुत विशेष करनी रहती है कि जो वार अभी चल रहा है, वार चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या जरूरी था वार करना यहाँ पर, और क्या उसमें आम आदमी पिसता जा रहा है। सो पहली बात तो कैसी है, मैं बताता कि एक सिंपल डेफिनेशन है, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट ओनली। अब इसमें जो प्लेयर्स है, मेन प्लेयर्स, जैसे कि इजराइल है, जैसे कि यूएसए है, ईरान है, तो आज जो चल रहा है ना, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। अब इजराइल की जो स्थिति है वो ये है, आपको शायद मैं ये बताना चाहूंगा कि 80s में बगदाद में ऑसी रैंक के पास सद्दाम हुसैन ने एक ऐसे अणुबॉम्ब बनाया था। अणुबॉम्ब मीन्स अणुभट्टी थी, वो बनने की प्रोसेस में था। तो इजराइल ने बगदाद में उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल वाज मैनमेज बेगिन। उन्होंने वहां पे स्लो डिलेड बॉम्ब्स डाले और उसको खत्म किया, सद्दाम हुसैन की अणुभट्टी को। उस वक्त मैनमेज बेगिन ने एक बड़ा अच्छा स्पीच दिया था, और स्थिति क्या थी कि मैनमेज बेगिन 2 महीने के बाद उसका टेन्योर्स खत्म हो रहा था। अब वो फिर से आएगा कि नहीं उसको पता नहीं था, उसने 2 महीने में ये सब करके दिया। तो उसने एक स्पीच दिया था, उसने कहा कि भाई 2500 साल से हम जू लोग भटक रहे हैं दुनिया में, और हमें हिटलर ने 60 लाख जू मारे, स्टालिन ने मारे, they were untouchables in Europe also, in USA also. India is the only country
कि भारत ने उन्हें बड़े प्यार से उनको अपनाया, केरला में सब जगह है। तो उनको एक बात क्या पता है उनके जहन में, मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी इस्लामी कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आया तो वो इजराइल को खत्म करेगा। ये उनका डर जो है वो वाजिब भी है। अब उनकी एक बात मैं आपको बताता हूं कि कोहुटा में पाकिस्तान की जो अणुभट्टी है, उन्होंने हमें प्रपोजल दिया था नरसिंह राव जी के स्पैन में कि भाई हम जाके उसको खत्म करते, आप हमें थोड़ा सपोर्ट करिए, विमान हमारा जो है वहां पे उतारने के लिए, और थोड़ा हमें सपोर्ट करिए। वी वर रिलेक्टेंट एट दैट टाइम। हमने कहा कि हम नहीं करेंगे। उनका एक ही फिलोसफी है कि कहां पे भी अगर न्यूक्लियर बॉम्ब है इस्लामिक कंट्री के पास तो वो उनके ऊपर आके गिरेगा। अब ईरान के मामले में उनका ये पहले से था, ये स्टोरी जो है ईरान का, उन्होंने पहला एक फ्रेंच साइंटिस्ट था उसको मार डाला। जी बिल्कुल। उन्होंने बहुत सारे घातपात वहां पे किए अणुभट्टी के पास। उन्होंने आखिर तक ये प्रयास किया कि ये हो ही नहीं, हुआ ही अणुबॉम्ब बना ही नहीं इनका, और इसके कारण में वो दे वर वेरी एक्टिव, प्रोएक्टिव। उनको उन्हें कसम खाई थी कि इसको खत्म करेंगे। और ईरान एक ऐसी ताकत है कि जो अगर खत्म हो गई तो इजराइल को और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मिडिल ईस्ट में डर है, ईरान इज द मेन थ्रेट फॉर देम। बाकी सब खत्म हो गए, सद्दाम हुसैन खत्म हो गया, पाकिस्तान जो है वो तो गुलामी है यूएसए का, वो अंडर कंट्रोल है। तो ये स्थिति में उन्होंने वो, अब यूएसए की बात है, कभी कभी शायद मेरी बात आपको चाइल्डिश भी लगेगी या इमेच्योर लगेगी, लेकिन मुझे कभी कभी ये लगता है, मैं देखिए केनेडी से लेके अब्राहम लिंकन तक, जॉर्ज वॉशिंगटन, सब जो हमने देखे तो वो दे वर स्टेट्समैन, वो स्टेट्समैन थे जी। अभी माफ करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प साहब एक बिल्डर है और वो बिल्डर की नजरिए से देखते हैं दुनिया को कि कितनी जमीन खाली बन रही है, ऑयल कितना है, खनिज कितना है, क्या है, मुझे चाहिए। और उन्होंने कहा है अपने उन्होंने कि मुझे ईरान से तेल चाहिए, आई वांट देयर खार्ग आइलैंड, इज दैट अपने दाव पे ही, अपने दाव पे। सर मुझे परिमल साहब आप बताइए, आप और आप दोनों भी इतने, आप एक बड़े स्टडीड लोग हैं, इतने फील्ड से काम, मुझे लगा सॉवरेनिटी की व्याख्या क्या है। आप वेनेजुएला में जाते हैं, मदुरे को उठा लेते हैं। वेनेजुएला का प्रेसिडेंट, मैं बोलता हूँ 1000 पट करप्ट हो, बदमाश हो, कुछ भी हो, बट यू हैव नो राइट्स। वो वेनेजुएला का अंतर्गत, बट यू हैव नो राइट्स टू टेक अवे हिम फ्रॉम, आप उठा के उसको अरेस्ट करके लेके आ रहे हो। अब ये बताइए सर, यहाँ पे सॉवरेनिटी क्या रहेगी? अब मुझे बताइए, माइट इज राइट, जो गुंडा है सबसे बड़ा वही राज करेगा। अब ये जो इन्होंने ट्रेडिशन, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे कंप्लीट वायलेशन तो हो ही रहा है। इजराइल की भूमिका अपने हिसाब से परफेक्ट है। इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल ने अमेरिका का इस्तेमाल किया, बिल्कुल उसका टारगेट क्लियर था, उसको ईरान को खत्म करना, अमेरिका को यूज कर लिया। क्योंकि इजराइल का क्या प्रॉब्लम है, इजराइल जहाँ पे बैठा है 9 कंट्रीज है उसके आसपास जो पूरी मुस्लिम है और पिछले 60 सालों से लड़ रहा है, वही यानी वो एक्चुअली अभी जैसे एक युद्ध विराम की बात चल रही थी, वो लेबनान के हिजबुल्लाह पे उसका अटैक चल रहे थे, तो उसका क्लियर करना था कि लेबनान इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सीज फायर। और देखिए अभी मौजूदा स्थिति बड़ी अजीब है, हार्मोस पे कंट्रोल किसका, नोबडी नोस। अमेरिका ने अपने युद्ध पोत वहां लगा दिए, ईरान के जहाज वहां से गुजर नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में परिस्थिति और विकट हो सकती है, क्योंकि बात होगी अस्मिता की, अपने सर्वाइवनेस की, चाहे वो ईरान हो। और अगर यहाँ से यूएस पीछे होता है तो यूएस के लिए सबसे बड़ी बात हो जाएगी कि उसको महाशक्ति लोग मानने से इनकार कर देंगे, क्योंकि इस समय वो स्थिति है। उन्होंने सोचा था ईरान बहुत आसानी से आ जाएगा, ईरान ने नाकुचने चबवा दिए। तो कहीं ना कहीं अपनी, और ये बार बार एस्टिमेशन गलत हो गया, कहीं तो भी जो भी हो गया, आपने उनको सोचा कि आपने फर्स्ट लीडर उनके पूरे एक ही दिन में 28 ऑफ फेब को आपने पूरे उनके लीडर्स मार दिए, 40 का 40 जो सबसे टॉप मोस्ट लीडर्स थे, आपने आयतुल्ला खामनी जैसे का अंत कर दिया। और उसके बाद वो डटे रहे, उल्टा और एग्रेसिव तरीके से रहे। आपने सोचा था 3000 उनके मिसाइल हो, 30,000 मिसाइलें मार दे रहे हैं। तो असेसमेंट के साथ साथ एक चीज है कि उनकी जिजीविषा, दृढ़ इच्छा शक्ति ईरानियों की, चाहे वो सही गलत वो अलग है, वो अपने देश की सॉवरेनिटी के लिए, जैसे आपने कहा ना, अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। उनके वहां क्या हो रहा है, 1969 के पहले, 79 के पहले ईरान सबसे ज्यादा प्रगतिशील देशों में था, यूरोपियन कंट्रीज में माना जाता था। वहां पे जितना खुलापन था, शायद उसके बाद जो उसके बाद मुस्लिमों का वहां इतना ये नहीं था। उसका जो शिया और सुन्नी वाला वहां पर सबसे बड़ा, वहां पे जो
तो वो उसके बाद जो 70-80 के बाद के दशक के बाद जो ईरान में परिवर्तन हुए, जिसे शायद अन्य यूरोपियन देश या अन्य उसका एक जो पश्चिमी देश को स्वीकार नहीं कर सक रहे थे। और ये आप परमाणु रिएक्टर बना लूंगा, परमाणु, और एक डर, इजराइल का डर लाजमी है, क्योंकि इजराइल जब से आजाद हुआ है तब से वो सिर्फ एक ही मोड में, दैट इज वॉर जोन और वार मोड में, उसके अलावा क्योंकि उसको कहीं नहीं, उसको खुद का अस्तित्व बचा। हाँ, सायरन 24 आवर्स उनके ऑन रहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये युद्ध कम और सिर्फ बढ़ चढ़ कर कि मैं महान, मैं बड़ा, तू बड़ा नहीं, मैं बड़ा, कि इस चीज को लेकर मुझे लगता है सारे अस्तित्व की लड़ाई, सबको अपना अस्तित्व बनाना, किसी को वर्चस्व जमाना, किसी को अपना बिजनेस बढ़ाना, इन सारे चीजों के पीछे अपेक्षाएं सबसे बड़ी है। यहाँ इजराइल को अपना बचाव करना, ईरान को अपना बचाव करना, वहीं अमेरिका को इन सब पे कब्जा करना, इन सारी चीज को लेकर परिणाम युद्ध का हुआ, अंत क्या होगा पता नहीं। चर्चा काफी अच्छी चली है, समय की कहीं अनुपलब्धता है, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो हमें आलाप से डिस्कशन करने हैं। आते समय में हम कोशिश करेंगे कि आप तक नए नए विचार और क्या पीछे का कारण, विचार के साथ में यह क्यों होता, इस कारण जो बहुत अच्छी तरीके से भी युद्ध के बारे में समझा है, वो कारण के लिए हम बार बार इनके पास जाते रहेंगे और हम भी आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को आपके विचार बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया परिमल जी, थैंक यू।